प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित की पाठशाला में। छात्रों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास क्या है, इतिहास का विकास कैसे हुआ, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की और रिटेन सोर्सेज की। छात्रों, आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल। छात्रों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में चर्चा किया था कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री मानव इतिहास का वह कालक्रम है जिसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उनसे हम जान सकते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनसे हम जान सकते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। छात्रों, इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था प्रोटो हिस्ट्री यानी प्रोटो हिस्ट्री मानव इतिहास का वह ऐतिहासिक कालक्रम है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों और साथ ही साथ इस कालक्रम के बारे में जानने के कुछ लिखित स्रोत भी हैं, लेकिन उनको भी पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका है। यानी इस काल में प्रोटो हिस्ट्री के काल में आकर के लेखन कला का विकास हो गया था, लेकिन अभी तक जो हमारे भाषाविद हैं अभी तक उस जो लिखे हुए साक्ष्य उनको पढ़ नहीं पाए हैं। उदाहरण के तौर पे हम धौलावीरा से प्राप्त जो शाइन बोर्ड है उसकी हम उदाहरण ले सकते हैं। और तीसरा जो काल होता है वो होता है हमारा ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल फेज। ऐतिहासिक काल जो है उसकी शुरुआत होती है महाजनपद काल से, और उसके बाद हम जो मौर्य काल है या गुप्त काल है या फिर आपका मध्यकाल है या आधुनिक भारत का इतिहास है, ये सब आपके आते हैं हिस्टोरिकल फेज में। तो छात्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, और इस लेक्चर में हम प्री हिस्ट्री की ही चर्चा करेंगे। बाकी प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री फेज की हम बात अगली क्लासेस में करेंगे। और इसके अलावा प्री हिस्ट्री में भी आज हम बात करेंगे सिर्फ पैलेयोलिथिक एज यानी इसके प्रथम चरण की बात करेंगे। छात्रों, प्री हिस्ट्री में आपके 3 चरण आते हैं, जैसे कि पैलेयोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल एवं नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। तो ये 3 जो कालक्रम हैं इतिहास के, ये आते हैं आपके प्री हिस्ट्री में। तो छात्रों, इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। छात्रों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जो हो सकता है कि आपको इस पीपीटी में न दिखें, लेकिन मैं अपने लेक्चर्स के माध्यम से उन सारे तथ्यों को भी आपके सामने रखूंगा जो कि प्री हिस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। छात्रों, आप लोगों को जानकारी है कि जो प्राचीन जो स्रोत मिलते हैं इतिहास के जानने के, उसको जो भारत में जो ज्ञान हमें मिलता है, भारत में जो साक्ष्य उपलब्ध हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, इसकी जानकारी सबसे पहले जो डॉक्टर प्राइमरोज थे, जो कि एक अंग्रेजी विद्वान थे, उन्होंने हमें बताया था। 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में इन्होंने सिंगल सुगूर नामक स्थान पर कुछ प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। और इसके बाद अगर हम देखें, डॉक्टर प्राइमरोज के बाद जो एक अन्य विद्वान थे जॉन इवांस करके, जिन्होंने कि 1853 में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे कुछ ऐसे पत्थर प्राप्त किए थे जिन पर कि मानव के द्वारा कुछ कारीगरी करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो 1853 में जॉन इवांस ने जबलपुर के निकट मानव के द्वारा कारीगरी करके कुछ बनाए हुए पत्थरों को प्राप्त किया गया। इसके अलावा छात्रों, अगर हम देखें तो भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां हैं उनके जो कुछ अवशेष हैं वो हमें 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध एक अधिकारी थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, उनके द्वारा प्राप्त किया गया। और इसीलिए भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो प्रारंभिक व्यापक अध्ययन है, इसका श्रेय हम रॉबर्ट ब्रूसफुट को देते हैं। इसके अलावा छात्रों, कुछ अन्य विद्वान भी हैं जैसे कि विलियम किंग, ब्राउन, काकवर्न, सीएल कार्लाइल। ये विद्वान कुछ ऐसे हैं जो कि हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा छात्रों, अगर हम देखें तो एक अन्य महत्वपूर्ण जो औपनिवेशिक विचारक रहे हैं जैसे मार्टिमन विलर, इन्होंने अपने शोध के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाई थी। इसके अलावा छात्रों, अगर हम देखें तो एक विद्वान हुए स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसको कि प्री हिस्टोरिक इंडिया कहते हैं। तो स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में भारत में प्रागैतिहासिक कालीन
समय के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो छात्रों, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कि प्री हिस्टोरिक मानव के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाई है। छात्रों, अगर हम भारत में प्राप्त पहले प्री हिस्टोरिक टूल्स की बात करें, यानी प्रागैतिहासिक कालिक टूल्स की बात करें, तो डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस हुक ने, जो आज का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में चेन्नई के पास जो पल्लवरम क्षेत्र है, वहां से इन्होंने कुछ हस्तकुठार प्राप्त किए थे और इसके द्वारा इन्होंने इन हैंड एक्स के द्वारा की खोज करके इन्होंने बताया था कि भारत में जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जानकारी हमें उपलब्ध कराई थी। छात्रों, अगर हम आगे बात करें तो जो भारत में जो मानव का विकास है, या जो मानव उन स्तनधारी जीवों में आता है जिनको कि प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं छात्रों? प्राइमेट्स का अर्थ होता है नर वानर, यानी कि प्रारंभ में ऐसा हम लोगों ने सुना भी होगा कि जो मनुष्य हैं वो बंदरों से इनका विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत बंदर, लंगूर या वनमानुष ये आते हैं। ये भी स्तनधारी जीव हैं, तो इन्हें ही प्राइमेट्स कहा जाता है और इन्हीं प्राइमेट्स को फिर आधुनिक मानव का फिर आगे चल के इन्हीं से विकास हुआ। और छात्रों, लगभग 80 लाख साल पूर्व अफ्रीका में मानव के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग समय में हम मानव के साक्ष्य को देखते हैं। जैसे छात्रों, आगे अगर हम इस स्लाइड में भी देखेंगे तो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवेल्युएशन, यानी कि आप देखें तो फिलोपिथेकस जो है वो आपका जो 18 मिलियन ईयर्स पहले, यानी लगभग 1 करोड़ 80 लाख साल पहले इस धरती पर दिखा। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स पहले, और इसके बाद होमो हैबिट्स आए, फिर होमो इरेक्टस आए, इसके बाद होमो निएंडरथल्स आए लगभग 70,000 साल पहले, और जो आधुनिक मानव है जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, इसका विकास लगभग 35,000 साल पहले धरती पर हमें दिखाई देता है। छात्रों, एक और आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के पास जो जोहानसबर्ग शहर है उसके पास में एक जगह है, एक गुफा है राइजिंग स्टार नाम की, जहां पर कि मानव की जो प्राचीन हड्डियां हैं वो प्राप्त की गई थी। तो ये जो एक महत्वपूर्ण खोज थी जो कि प्राचीन मानव के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा छात्रों, अगर हम बात करें तो जो भारत में प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं, मानव का कोई प्रागैतिहासिक मानव का यहाँ पे कोई इस तरीके से हमें अस्थियां या ऐसी कोई चीज जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। हम जो प्रागैतिहासिक काल का जो भारत में जो हम स्टडी करते हैं वो प्रागैतिहासिक मानव के जो टूल्स हैं, जो कि अस्त्र शस्त्र हैं, उनके द्वारा ही हमें प्रागैतिहासिक मानव की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो छात्रों, ये है कुछ प्रागैतिहासिक काल मानव के बारे में जानकारी। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल का भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम भारत में प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारा है पुरापाषाण युग, जिसको कि हम पैलेलिथिक एज कहते हैं। पैलेलिथिक एज जो है उसका समय जो 5 लाख से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व यानी BCE बिफोर कॉमन एरा के बीच में आता है। छात्रों, हो सकता है कि किसी पुस्तक में आपको समय जो है वो इससे और पहले का दिखे, जैसे कि कुछ पुस्तकों में 7 लाख वर्ष माना गया है और कुछ पुस्तकों में 10 लाख वर्ष भी माना गया है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं तो महाराष्ट्र के पास एक क्षेत्र है बोरी नाम का, महाराष्ट्र में, वहां पर कुछ टूल्स मिले हैं, उस समय के मानवों के द्वारा प्रयोग किए गए कुछ अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जिनका जो कालावधि है वो लगभग 14 लाख साल मानी जाती है। तो इस तरीके से समय जो है वो निश्चित नहीं कह सकते हैं हम कि किस काल में है, लेकिन जो एक वेल एक्सेप्टेड जो एक टाइम पीरियड है वो लगभग 5 लाख से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है पैलेलिथिक एज का टाइम, यानी कि पुरापाषाण काल का समय। तो आज की क्लास में हम सिर्फ पहले काल की बात करेंगे, पैलेलिथिक एज की हम बात करेंगे। मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक की बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि पैलेलिथिक इटसेल्फ एक काफी लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में आज हम सिर्फ बात करेंगे।
तो छात्रों, अगर हम पूरा पाषाण युग यानी कि पैलेलिथिक एज की हम बात करें तो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ये काल आता है। और ये जो समय है साथियों, ये समय जो आता है आपका प्लीस्टोसिन एज में। प्लीस्टोसिन एज को हम हिम युग भी कहते हैं, आइस एज भी कहते हैं। तो जो पूरा पाषाण कालीन का जो समय है वो आपका आता है प्लीस्टोसिन यानी हिम युग में आता है। और इस पूरे समय अवधि में जो मनुष्य है वो हंटिंग गैदरिंग यानी कि जानवरों का शिकार करना और शिकार के बाद फिर उन जानवरों के मीट को इकट्ठा करना और उससे अपना जीवन यापन करना इस पर निर्भर था। तो ये पूरा जो काल है पैलेलिथिक एज का, पूरा पाषाण काल का, ये आपका हिमयुग में आता है। और इस काल के जो साक्ष्य पाए गए हैं भारत में, वो गंगा नदी बेसिन में जनरली इस काल के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में कुछ विशेष जगह हैं जहां पर कि इसके साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पल्लवरम है, अतिरपक्कम है, या गुंडियाम है, या रेणीगुंटा है, या तुंगभद्रा नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, या इसके अलावा नेवासा से या नागार्जुन कोंडा से। अगर आप उत्तर भारत में चले जाएं कश्मीर में तो यहाँ पहलगांव का जो क्षेत्र है वहां से पाए गए हैं। राजस्थान में डिंडवाना का जो क्षेत्र है वहां से पूरा पाषाण कालीन मानव कुछ अवशेष पाए गए हैं। तो इस तरीके से देखें तो गंगा घाटी को छोड़ करके बाकी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पूरा पाषाण कालीन मानव के अवशेष पाए गए हैं। छात्रों, इस समय का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था या शैलाश्रयों में रहता था, ठीक है। और ये जो मानव था ये निग्रोटो जाति के थे। निग्रोटो जाति क्या होती है छात्रों? जैसे अगर हम विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय जातियों को, जो भारत में जो आज की जो पॉपुलेशन है उसको विभिन्न जातियों में यानी विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है, विभिन्न प्रजातियों में विभाजित किया है, जिसमें कि एक निग्रोटो आते हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी ले सकते हैं, मंगोल जाति के लोग आते हैं। इसके अलावा अन्य कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। तो अब तो जो निग्रोटो जातियां हैं वो भारत से लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। इसके कुछ जो उदाहरण हैं वो हमें अंडमान निकोबार में या त्रावणकोर के एरिया में या फिर असम के जो नागा की पहाड़ियां हैं वहां पे हमें इसके कुछ उदाहरण मिल जाते हैं इस मानव के। कुछ आज भी ऐसी जो जनजातियां हैं जो निग्रोटो जाति से संबंध रखती हैं। अदरवाइज लगभग भारत के मोस्ट ऑफ द क्षेत्र से निग्रोटो जाति का हमें अब इस समय ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो इस समय का जो मानव था, जो पैलेलिथिक एज का मानव था, ये निग्रोटो प्रजाति से बिलोंग करता था, निग्रोटो प्रजाति का था। और ये जो मानव है ये रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे, यानी कि शैलाश्रयों में रहा करते थे या गुफाओं यानी केव्स में रहा करते थे। तो ये छात्रों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको कि आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इस समय का जो मानव था वो भोजन संग्राहक था, यानी कि हंटिंग गैदरिंग पर इस समय का पूरा मानव का जीवन निर्भर करता था। और इस समय के जो मानव हैं वो शिकार करके जंगली फल फूल ला करके उनका सेवन करते थे। और कृषि कार्य का ज्ञान इस समय के मानव को नहीं था। मानव कृषि यानी फसलों का उत्पादन नहीं कर सकता था। कंदमूल फल खा करके या फिर जानवरों का शिकार करके ही मनुष्य अपना भोजन का प्रयोग करता था। और छात्रों, अगर हम इस काल के बारे में बात करें तो इस काल के बारे में जो कि पत्थर हैं वो जनरली आपके बड़े पत्थर, बड़े आकार के पत्थर मिलते हैं या ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन पर बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पत्थर, यानी कि जो कुछ छोटे पत्थर बह गया है या छोटे पत्थर जो पहाड़ों के आसपास मिले, उनका ही प्रयोग मनुष्य टूल्स के रूप में करना शुरू कर देता है, अपने अस्त्र शस्त्रों के रूप में शुरू कर देता है। तो जो पूरा पाषाण कालीन जो टूल है, अभी छात्रों हम इसके भी 3 फेजेस की बात करेंगे। पूरा पाषाण कालीन के जो मानव है इसके भी हम 3 फेजेस की बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे अर्ली या फिर लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में, यानी प्रारंभिक या निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में, या फिर जो मिडिल पैलेलिथिक एज है यानी मध्य पाषाण काल है, और जो अपर पैलेलिथिक एज है यानी कि आपका उच्च पूर्व पाषाण काल है। तो इन 3 कालों का विभाजन हम पुनः करते हैं। पैलेलिथिक एज को यानी कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये जो 3 भाग हैं वो निम्न पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल
और उच्च पुरापाषाण काल। तो इनके बारे में हम एक एक चीजें देखते चले जाएंगे। और छात्रों, आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है कि हम किन आधारों पे इस काल का विभाजन करते हैं, यानी कि जो आपका ये जो निम्न पुरापाषाण काल है या मध्य पुरापाषाण काल है या उच्च पुरापाषाण काल है, तो इस काल को विभाजन करने का क्या बेस है, किसके आधार पर विभाजन किया गया है। तो छात्रों, जो इस तरीके का जो काल विभाजन किया जाता है पैरेललिथिक एज के बारे में, इसका आधार उस समय का जो टूल्स है, यानी मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग किए गए जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो बर्तन हैं, उनके आकार पर या उनके प्रकार पर या उनमें मनुष्यों के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उनके आधार पर किया जाता है। यानी कि अगर आप बात करेंगे निम्न पुरापाषाण काल की, यानी कि आपका जो पहला फेज है, यानी कि लोअर पैरेललिथिक एज, इस काल में आप देखेंगे तो जो इस काल के जो टूल्स हैं उनमें मनुष्य ने बहुत कार्य नहीं किए हैं। यानी कि जो पत्थर उनको मिले, छोटे पत्थर मिले, उनका उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसमें किसी तरीके से अपना कोई ज्यादा एफर्ट यूज नहीं किया उसको अलग से शेप देने में। फिर आगे आप देखेंगे जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसमें मनुष्य का थोड़ा सा विकास हुआ, मस्तिष्क का विकास हुआ और मनुष्य इन पत्थरों को तोड़ करके और मनचाहा आकार देना शुरू कर दिया। इसके बाद जो तीसरा फेज है, वो फेज में देखते हैं कि टूल्स जो हैं वो और शार्प मिलते चले जाते हैं। अभी हम इसी लेक्चर में आगे हम कुछ टूल्स के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से टूल्स के आधार पर ये काल विभाजन हुआ है। तो छात्रों, पुरापाषाण काल का यानी कि पैरेललिथिक एज का जो पहला फेज है वो आपका आता है अर्ली पैरेललिथिक एज, यानी कि आपका प्रारंभिक पुरापाषाण काल, या इसको हम लोअर पैरेललिथिक एज भी कहते हैं। और साथियों, ये जो समय है ये प्रारंभ से लेकर के यानी लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 50,000 ईसा पूर्व के बीच में आता है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि जो हमारा प्री हिस्ट्री है 3 फेज में डिवाइड है, पैरेललिथिक एज यानी पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्यपाषाण काल एवं नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। तो 5 लाख वर्ष से लेकर के और लगभग 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो 3 कालों का विभाजन है, इसमें भी जो पहला काल है यानी कि पैरेललिथिक एज, पुरापाषाण काल, इनको भी हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। और इनमें जो 3 भाग हैं, इसमें पहला जो है आपका अर्ली पैरेललिथिक एज है, ये लगभग 4,50,000 साल के समय को कवर करता है। तो छात्रों, आप देख सकते हैं कि पहले फेज का यानी कि पैरेललिथिक एज का जो पहला चरण है वही मानव इतिहास का लगभग 4,50,000 साल का समय कवर करता है। तो ये एक बहुत लंबा फेज है, यानी कि मनुष्य अपने प्रारंभिक चरण में बहुत लंबे समय तक उस अवस्था में रहा जब वो मनुष्य बहुत ज्यादा कुछ जो टूल्स एंड टेक्निक को अपने बहुत विकसित नहीं कर पाया था। तो छात्रों, अगर हम अर्ली पैरेललिथिक एज के कुछ खास तरह से अगर हम कुछ खास वेपन्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस समय का जो मनुष्य है वो कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, चॉपर्स का प्रयोग करता था, स्कीवर्स का प्रयोग करता था। मीन्स द ह्यूमन ऑफ दिस टाइम was using hand axes, choppers and cleavers mainly for chopping, digging and skinning. Skinning मतलब कि जो जानवरों की चमड़ी उतारने के लिए प्रयोग करने में प्रयोग करता था टूल्स का। छात्रों, अगर हम इस काल के जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहां पर इस काल के बारे में जानकारी मिलती है, वो आपके कुछ इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे कि आपका जो सोन और सोहन नदी है जो आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ती हैं। सोन और सोहन क्षेत्र में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, सिंधु घाटी का क्षेत्र। इसके अलावा हम कश्मीर में इसके कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे पहलगाम का जो क्षेत्र है वहां पे इस काल का कुछ साक्ष्य पाया गया है। इसके अलावा छात्रों, अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का थार क्षेत्र, जैसे कि डीडवाना जो कि आपका पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, नागौर जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे, तो डिडवाना में इस काल के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा जो हिरन वैली है गुजरात, वहां पे इसके साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद भीमबेटका का एक जो क्षेत्र है जहाँ पे कि रॉक शेल्टर्स मिले हैं। रॉक शेल्टर्स मतलब कि जो शैलाश्रय हैं, शैलाश्रय मतलब चट्टानों का जो आश्रय बने हुए, वहां पे इसके साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है वहां पर भी इस काल के यानी कि अर्ली पैरेललिथिक एज के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो छात्रों,
जो पैरेलिथिक एज है यानी कि पूरा पाषाण काल है, उसका जो पहला फेज है अर्ली पैरेलिथिक एज यानी कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल। इस काल के जो साक्ष्य हैं वो आपके सोन और सोहन नदियों के किनारे मिले हैं, राजस्थान में, कश्मीर में मिले हैं, राजस्थान के डिडवाना में मिले हैं, हिरन वैली गुजरात में मिले हैं, इसके बाद भीमबेटका में मिले हैं, बेलन वैली में मिले हैं मिर्जापुर में। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कि आपका मिदनापुर का क्षेत्र हो गया, भीमबेटका का क्षेत्र है, वहां पर भी इस काल के कुछ साक्ष्य पाए गए। इसके अलावा छात्रों अगर हम बात करें, ये कुछ एरिया है जहां पर कि इस समय के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, अर्ली पैरेलिथिक एज के साक्ष्य पाए गए हैं। छात्रों देख सकते हैं आप, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जो अर्ली पैरेलिथिक एज का जो टाइम है इसका हमें कुछ जानकारी मिलती है। ये कुछ टूल्स हैं, किस तरीके से मनुष्य अपने टूल्स को प्रयोग करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था, वो ये है। इसके बाद छात्रों अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो फर्स्ट फेज है आपका, जो पहला हमारा जो चरण आता है अर्ली पैरेलिथिक एज का, जो निम्न पूरा पाषाण काल है, लोअर पैरेलिथिक एज का, इस समय में मनुष्य जो था वो हिम युग में था। हिम युग में मतलब कि आइस एज में। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि इस समय का जो मनुष्य है वो आपका आइस एज में आता है। अर्ली पैरेलिथिक एज का जो टाइम है वो आपका आइस एज में आता है, यानी कि जो बर्फ से पूरा इस समय का पूरा समय काल ढका हुआ था। और जो मनुष्य था वो कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, एक्सेस का प्रयोग करता था, चॉपर्स का प्रयोग करता था, क्लीवर्स का प्रयोग करता था। और इस समय जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था प्रारंभ में कि जो महाराष्ट्र का जो बोरी का क्षेत्र है वहां लगभग 14 लाख साल पुराने कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, जो कि आपके इस काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा छात्रों अगर इस समय देखें तो इस समय का मनुष्य जो है वो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का प्रयोग करता था औजार बनाने के लिए, और गुफाओं में अपना निवास स्थान बना रखा था। इसके अलावा छात्रों अगर हम दूसरा फेज देखें तो दूसरा फेज जो है वो है मिडिल पैरेलिथिक एज यानी मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 500 बीसी से लेकर के और 40,000 बीसी के बीच में आता है। तो जो मिडिल पैरेलिथिक एज है यानी मध्यपुरा पाषाण काल है, इस समय अगर हम देखें तो इस समय मनुष्य का ने थोड़ा सा उसका जो टूल्स है उसमें विकास हुआ, टूल्स में शार्पनेस आई, यानी कि जो इस समय के जो यंत्र थे उनमें और ज्यादा नुकीलापन आया और शार्पनेस आई, यानी कि मनुष्य इस काल में आकर के पत्थरों का आकार बदलने का प्रयास किया। मनुष्य ने पत्थरों को और नुकीला बनाने का प्रयास किया, और इस समय फ्लैक्स आए, ब्लेड्स आए, पॉइंटर्स आए, स्क्रैपर्स, और भी इस तरीके के वेपन्स मनुष्य प्रयोग करना शुरू करता है। पत्थर हल्के हुए, छोटे हुए, ज्यादा शार्प हुए, हाथ की बनी कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना मनुष्य ने शुरू कर दिया। तो छात्रों ये कुछ विकास हुआ आपका पैरेलिथिक एज मानव के चरण में, पैरेलिथिक एज के मानव के जीवन में। इसके बाद छात्रों अगर हम इस समय के अगर कुछ क्षेत्रों को देखें जहां पर कि इसके कुछ साक्ष्य पाए गए हैं मिडिल पैरेलिथिक एज के, तो लगभग वही क्षेत्र हैं जो कि आपके फर्स्ट फेज के हैं। जैसे कि हम यूपी का जो बेलन वैली है वहां इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लूनी क्षेत्र, लूनी नदी के आसपास जो क्षेत्र है और वहां इसके साक्ष्य मिले हैं राजस्थान में। फिर सोन और नर्मदा नदी आपका गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पे मिले हैं, जो मध्य प्रदेश भीमबेटका है वहां पे इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे इसके साक्ष्य मिले हैं। तथा इसके अलावा छात्रों अगर हम देखें तो इसके कुछ क्षेत्र हमें अन्य जगहों से जैसे कि पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र से भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर का जो झेलम नदी के आसपास का क्षेत्र है वहां पर इसके साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इस समय का जो मनुष्य है वो नदियों के किनारे शिफ्ट होना शुरू कर गया था। नदियों के आसपास के क्षेत्र में मनुष्य ने अपना स्थान बना लिया था। इसके अलावा छात्रों अगर हम देखें तो इस समय का जो कुछ एग्जाम्पल है वो आपको राजस्थान के, जैसे मैंने बात की आपको लूनी की बात की, या फिर महाराष्ट्र में जो नेवासा का जो क्षेत्र है नेवासा से भी आपको इस समय का कुछ साक्ष्य मिलता है। तो छात्रों ये कुछ इस समय के मिडिल पैरेलिथिक एज के जो मेन साइट्स हैं वो उनकी हमने चर्चा की।
इसके अलावा छात्रों अगर हम इस समय का टूल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इस समय मनुष्य क्या करता है कि पत्थरों को आपस में टकरा करके पत्थरों का आकार बदलने का प्रयास करता है, टूल्स को और ज्यादा शार्प करता है और ज्यादा इसको धार देने का प्रयास मनुष्य करता है। ये कुछ इस समय के साक्ष्य हैं मिडिल पैलेolithic एज के। इसके बाद छात्रों जो तीसरा फेज आता है अपर इसका पैलेolithic एज का, वो है आपका अपर पैलेolithic एज, यानी कि लोअर पैलेolithic एज, मिडिल पैलेolithic एज और अब तीसरा आया आपका अपर पैलेolithic एज यानी उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल का जो समय है वो 40,000 बीसी से लेकर के और 10,000 बीसी के बीच में आता है। यानी कि छात्रों यहाँ पे गलती से आपका एडी लिख गया है, ये बीसी होगा यहाँ पे, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 40,000 बीसी से लेकर के और 10,000 बीसी के बीच में आपका अपर पैलेolithic एज है। तो छात्रों अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय क्लाइमेट में कुछ परिवर्तन देखे गए, यानी कि अपर पैलेolithic एज में आकर के ये जो समय है ये बाद का समय है। इस समय में आकर के कुछ मौसम में परिवर्तन देखे गए, जलवायु जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ी गर्म होनी शुरू हो गई और इस काल में ही आकर, जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि इस काल में ही आकर के जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस, उसका आविर्भाव हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को लगभग 35,000 साल पूर्व आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का विकास हुआ। और इस समय का जो मानव है वो पत्थरों के साथ साथ कुछ अन्य टूल्स, अन्य भी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया अपने औजारों के रूप में, जैसे कि हड्डियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ लकड़ी का प्रयोग भी शुरू कर दिया था पत्थरों के साथ में। यानी कि मनुष्य क्या करता था, जैसे आप अगर हम आपको कुछ चित्र दिखाएं तो ये कुछ चित्र हैं इस समय के, यानी कि इस समय का जो टूल्स हैं वो लगभग काफी शार्प होना शुरू हो गए थे, यानी कि जो शार्पनेस है वो कुछ ज्यादा ही इस समय हमें देखने को मिलती है थर्ड फेज में आकर के। इसके अलावा छात्रों अगर आप बात करें इस समय के मानव की रहन सहन के बारे में, तो इस समय का मानव भी जो है वो हंटिंग गैदरिंग पर ही निर्भर करता था। इस समय भी मनुष्य जानवरों का शिकार करना, उनको एक जगह संरक्षित करना और फिर उसका कुछ समय तक, जब तक वो मांस ठीक है तब तक उसका खाने के रूप में प्रयोग करना। इस समय में आकर के मनुष्य जो है वो पशु पक्षियों का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। और इस समय छात्रों आप देखेंगे कि मनुष्य जो है वो कुछ जानवरों को पालना, जैसे कि हम देखते हैं कि जो कुत्ते वगैरह का भी एक तरीके से पालना मनुष्य ने धीरे धीरे शुरुआत कर दी थी। हालांकि कुत्ते का जो हमें साक्ष्य मिलता है, वो कुत्ते को पालने का जो साक्ष्य मिलता है वो हमें आगे चल के फेज में मिलेगा, मेसोलिथिक एज में आकर के साक्ष्य मिलता है। मेसोलिथिक एज काल में आकर के मनुष्य जो है वो जानवरों को पालतू बनाता है। लेकिन इस समय तक आते आते जो आपका अपर पैलेolithic एज है, यानी कि थर्ड फेज है पैलेolithic एज का, इसमें भी हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। तो छात्रों ये कुछ, अगर हम इस समय के इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो इस समय का कुछ इंपॉर्टेंट साइट आपका वही है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। इसके अलावा हम अगर भीमबेटका से देखें तो भीमबेटका में हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स मिले हैं, क्लीवर्स मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं, स्क्रैपर्स मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमें वेरिएंट्स भी मिले हैं, वेरिएंट्स का भी साक्ष्य इस समय पाया गया है। इसके अलावा छात्रों बेलन घाटी में या सोन नदी के आसपास या छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर भी इस काल के कुछ हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं। छात्रों आप लोग ये टूल्स देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में आप लोगों को इस समय के जो टूल्स हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो छात्रों ये आपका हमने आज देखा जो आपका पैलेolithic एज है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, उसके बारे में आज हम लोगों ने समझा और इसके 3 फेजेस की हम लोगों ने बात की। इन जो अर्ली पैलेolithic एज है इसके 3 हम लोगों ने बात की, जैसे कि अर्ली पैलेolithic एज आपका हो गया प्रारंभिक चरण, फिर हमने मिडिल पैलेolithic एज की बात की यानी कि मध्य पुरापाषाण काल, और लोअर पैलेolithic एज यानी कि उच्च पुरापाषाण काल, इसकी हमने बात की। आज 3 कालों की बात की। छात्रों इसके अलावा इस समय के बारे में हम आप लोगों को कुछ और जानकारी दे दें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें जो कि इस काल से संबंधित हैं। जैसे कि कुछ विशेष क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में पाए गए कुछ विशेष जो टूल्स हैं
उनके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि पहलगांव क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है पहलगांव, यहाँ से एक नदी बहती है लिद्दर नदी। लिद्दर नदी के पास में कुछ कुल्हाड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब जो पाकिस्तान क्षेत्र में पंजाब पड़ता है, वहाँ पे पोतवार नामक एक जगह है, यहाँ पे हस्तकुटार के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा हथनोरा, मध्य प्रदेश में हथनोरा एक जगह है, यहाँ ये नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पे मानव के खोपड़ी का जो प्रथम प्रमाण मिलता है वो पाया गया है, और इसकी खोज अरुण सोनकिया नामक विद्वान ने किया था। अरुण सोनकिया नामक विद्वान ने 1882 में मध्य प्रदेश के हथनोरा से मानव की कपाल का साक्ष्य प्राप्त किया था। इसके अलावा भीमबेटका की मैंने बात की, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी नर्मदा के निकट भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र पड़ता है, और इस क्षेत्र में आपके शैलाश्रय निवास यानी कि जो आपके रॉक शेल्टर्स हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आदमगढ़ का क्षेत्र है छात्रों, आदमगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ से कुछ शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर लोहदा नाला उत्तर प्रदेश, यहाँ से कुछ आपके अस्थि निर्मित कुछ मातृ देवी की प्रतिमाएं वगैरह प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा पल्लवरम, मैंने आपको बताया पल्लवरम मद्रास में तमिलनाडु के पास आपका पड़ता है, तमिलनाडु में चेन्नई के पास पड़ता है। यहाँ से सर्वप्रथम हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई। इसके अलावा छात्रों गुंडियाम करके एक जगह है, मद्रास में पड़ती है, यहाँ से फलक व क्लीवर प्राप्त हुए हैं। फिर नेवासा एवं चिरकी जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं, यहाँ से मध्य पुरापाषाण कालीन युगीन मानव के उच्च कोटि के उपकरण जो हैं वो प्राप्त किए गए हैं। छात्रों इसके अलावा बागोर एक क्षेत्र है राजस्थान में, यहाँ से जो भीलवाड़ा जिला है, यहाँ पे कोठारी नदी के आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणकालीन आपके जो साक्ष्य हैं वो पाए गए हैं। फिर लंगनाज का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ साक्ष्य मध्य पाषाणकालीन क्षेत्र के पाए गए हैं। तो ये जब हम मेसोलिथिक एज पढ़ेंगे छात्रों तो हम इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हमने आप लोगों से जो चर्चा किया है वो सिर्फ पैलेलिथिक एज के बारे में चर्चा की छात्रों। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बारे में हम आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। तब तक छात्रों अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।